दोस्तों हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है कि हिंदी मिरर पर बीए फर्स्ट ईयर के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। एसडी एसयू से जो बच्चे हैं तो उनके स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे संबंधित आजकल हिंदी मिरर पर बहुत अच्छे से मोस्टली सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपके पॉलिटिकल के भी, हिस्ट्री भी, इको भी, हिंदी भी, और साथ में आपके जो पेपर की तैयारी नहीं होगी वो लास्ट ईयर के जो आपके पेपर हुए थे बीए फर्स्ट ईयर के, वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए सोशियोलॉजी का और इंग्लिश का भी पेपर जो है अपलोड करूँ, तो आप देख लीजिएगा उसको। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो प्रश्न, आज के प्रश्न जो हैं 48 के आसपास जाने वाले हैं ये वाले प्रश्न, और सारे ही प्रश्न आपके बहुत कहना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको ज़रूर नोट डाउन करें। जो ज़्यादा है उसको मैं बीच बीच में आपको बताती चलूँगी कि 99 में ये जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही आपसे अनुरोध, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ 3 साल तक अब बना रहेगा। पूरे अच्छे से आपकी हिस्ट्री, हिंदी और साथ में आपका इको और पॉलिटिकल चारों सब्जेक्ट के मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी आपको यूनिट वाइज सेकेंड ईयर में, और आपकी तैयारी भी कराऊंगी एग्ज़ाम की, ठीक है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, तो इसमें बताना है कैसे किया गया है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर, या ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है प्राचीन भारत, और हाँ दोस्तों ये जो आपके प्रश्न हैं अलग अलग स्लाइड बनाई हैं, आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पर 8 नंबर ख़त्म हो चुका है, फिर 4 आ गए हैं, फिर 4 आ गए हैं। तो मैंने अलग अलग स्लाइड बनाई हैं। मुझे जो प्रश्न बहुत अच्छे लगे, मुझे लगा कि ये आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 2 भागों में। अब देखिए कुछ मैं वर्क आपको दूंगी करने के लिए, वो भी आपको करना है, अगर आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तरीका बताती हूँ करने का। तरीका ये है कि अब यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन से, ये आप ढूंढेंगे और लिखेंगे अपनी नोटबुक में। वेद संख्या में माने जाते हैं, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता है कि 4 वेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 8 है, 11 है, 18 है, या फिर 16 है, इसमें से बताना है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका सी, 18 है। अब ये 18 पुराण तो खैर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि कितनी संख्या है। अर्थशास्त्र के रचयिता थे, ये भी बहुत इजी प्रश्न है। आपका पेपर हिंदी का बहुत इजी आया था, और कल मुझे लगता है पॉलिटिकल का भी बहुत इजी आएगा, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। प्रश्न इजी बहुत आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप तैयार कीजिए, एग्ज़ाम में बन सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्टाध्यायी की रचना की थी, किसने की थी अष्टाध्यायी की रचना। और जो हिंदी में जिन्होंने तैयारी की तो उन्हें पता भी होगा, अष्टाध्यायी मैंने वहाँ भी कराया था ये वाला क्वेश्चन। तो 6 का आपका हो जाएगा पाणिनि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 7 का आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज था। अंगकोरवाट मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, ये शायद आपका, जो मैंने आपको हिस्ट्री का जो है प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कराया था, तो उसमें जो प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ ना, उनको मैच ज़रूर कर लेना कि आपके अब जो प्रश्न मैं करा रही हूँ वहाँ मैच कर रहे नहीं कर रहे, थोड़े बहुत आ भी रहे हैं उसमें या नहीं। चलिए 8वें का देख लीजिए। 8वें का सी है कंबोडिया में, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। चलिए आपके यहाँ पर आंसर की है इसकी 8 क्वेश्चंस की, इसको आप देख सकते हो। चलिए ना अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न, अभी मैंने इको की तैयारी, इको की मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने लघुत्तरीय प्रश्न की कुछ आप लोगों को समझाया था, जिन्होंने देखी हो, जो इको जिनके पास इको है हिस्ट्री वालों के पास,
तो उसमें मैंने कुछ पैटर्न बताया था लघु उत्तरीय प्रश्न करने का। तो मध्य पूर्व पाषाण कर्मिक प्रमुख स्थल, अब ये आप लिखिए अपनी कॉपी में कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उच्च पूर्व पाषाण काल के अवशेषों किन क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं, ये क्षेत्रों के नाम लिखिए कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं। इसको छोड़ दीजिए, विशेषताएं बताइए, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको कर लेंगे तो पेपर में अच्छे नंबर आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। फलक संस्कृति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फलक संस्कृति को, इसे बताना है। तो फलक संस्कृति को मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। निम्न पूर्व संस्कृति को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए कौन कौन सी संस्कृति हैं ये दो। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था वे अधिकांश किस चीज़ के बने होते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे तो लगता है आज सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं सारे प्रश्न नहीं लेकर आती हूँ कि सीधे सीधे आपको खींचे और पकड़ा दिए। मुझे लगता है जो प्रश्न किए या आ सकते हैं उन्हीं को मैं लेकर आती हूँ। अभी जब हिंदी का मैंने पेपर कराया था तो बच्चे ने कमेंट किया था हंसकर कि मैडम आपका कराया हुआ सारा नहीं आया। तो सारा तो बेटा किसी का भी नहीं आता कराया हुआ। हाँ ये है कि मैं आपको 50-60% की गारंटी देती हूँ कि आता है। तो 50-60% अगर मैं गारंटी दे रही तो 20% तो आप भी मेहनत करो ना, तो 80% आराम से बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। ये हो चुका आपका, आप देखते हैं किसके बने हुए हैं। तीसरे का आपका आंसर क्या जानना चाहिए इसमें बताइए जल्दी से। तो तीसरे का आंसर आपका इसमें जाएगा बी। तो सॉरी यहाँ पर ताम्र के, ठीक है, ये तो हमारा हो ही गया है। एक मिनट, इसमें जाएगा यहाँ पर तीसरे का आंसर जाएगा पत्थर के। ठीक है, पत्थर के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल की शिला चित्रकला का मुख्य विषय है, तो यहाँ पर बताना है फोर्थ में आंसर क्या जाएगा। मध्य पाषाण काल की शिला चित्रकला का मुख्य विषय क्या रहा था। आदि मानव, आपने देखा भी होगा शिलाओं पर जो है मानव के चित्र बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये तीसरी स्लाइड पूरी हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपकी वही लघु उत्तरीय प्रश्न आपके ये दोबारा रिपीट हो चुकी है ये वाली स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ आते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आपका जो है नवपाषाण कालीन को देखते हैं। आपके सिलेबस में है नवपाषाण कालीन। नवपाषाण कालीन संस्कृति की समीक्षा, इसको छोड़ दीजिए। नवपाषाण काल के स्थल, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। फिर है बिलोचिस्तान और बृहत्तर सिंधु घाटी की आरंभिक बस्तियों पर, आरंभिक बस्तियों के नाम जरूर देख लें, प्रकाश न डालें, नाम जरूर देख लें। ताम्र पाषाण युग से क्या तात्पर्य, इसको भी छोड़ दीजिए। ताम्र पाषाण काल के उपकरण, उपकरण खाली उपकरण नोट डाउन कर लीजिए, प्रकाश नहीं डालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पर आ जाते हैं। अब हम तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका पहला प्रश्न है भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का आरंभ हुआ, तो कहाँ से हुआ। विंध्य क्षेत्र से, मेहरगढ़ से, बिहार से, तमिलनाडु से। तो बताना है कहाँ से हुआ है। तो पहले का आंसर आपका जाएगा बी, मेहरगढ़ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नवपाषाण काल में किस उपकरण का सबसे अधिक उपयोग होता था, ये भी बहुत अच्छा मुझे तो लगता है, मैं आप कहूँगी नहीं, 48 के 48 प्रश्न आप याद कीजिए। ठीक है, दूसरे का आंसर भी आपका बी ही जाएगा, कुल्हाड़ी का उपयोग होता था। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया, तो किस धातु ने योगदान दिया था। सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा था वह कांसे का रहा था। ठीक है, ताम्र पाषाण, तभी तो आजकल जो है कि उसको कांस्य पदक मिला है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाव का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ था। नाव तो जानते हैं ना सब, बोट का प्रयोग कब हुआ था। तो 4 का आंसर आपका जाएगा डी, ताम्र पाषाण काल में। इस वाली स्लाइड के चारों ही प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। आपकी अगली स्लाइड में पहला प्रश्न आपका है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी, इसमें आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से किसने की थी। अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल बंस ने, मैक्स मूलर ने।
तो जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी वह दयाराम साहनी ने की थी। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। मोहनजोदड़ो में सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन कार्य शुरू कराया, किसने शुरू कराया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, दूसरा भी। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, राखाल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइए, तीसरे का आंसर आप क्या लगा रहे हैं? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित था या है। हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? नगर योजना थी, व्यापार था, कला था या फिर पशुपालन था? तो फोर्थ का आंसर आपका जाएगा क्या? जल्दी से बताइए, क्या आंसर लगा रहे हैं? फोर्थ का ए, नगर योजना व वास्तुकला। बहुत ही अच्छी इनकी ये जो है विशेषता थी हड़प्पा संस्कृति की। आपने देखा भी होगा, दिखाते हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। मुर्दों का टीला कहा जाता है, आपको पता है? जो हिंदी के स्टूडेंट है, मुर्दों का टीला एक रचना भी है, किसकी है? रांगे राघव की। और उन्होंने ये जो लिखी है मुर्दों का टीला, रांगे राघव ने हिंदी में, वो हड़प्पा संस्कृति के ऊपर ही लिखी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ रिलेटेड करके प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो दूसरे के सब्जेक्ट की भी आपको नॉलेज होती रहेगी। ये सब्जेक्ट आपको पता है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हर एक में कुछ ना कुछ आता है एक दूसरे से संबंधित। अब देखिए मुर्दों का टीला यहाँ पर आ गया, तो ये रांगे राघव की रचना है और उन्होंने ये जो लिखी है हड़प्पा संस्कृति के ऊपर लिखी है, ठीक है। चलिए, हमें तो यहाँ पर देखना है इतिहास में क्या अर्थ है मुर्दों का टीला का। तो पांचवे का आपका आंसर क्या जाएगा? बी, लोथल। मुर्दों का टीला किसको कहा जाता है? लोथल को। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था, क्या था मुख्य भोजन? 1 2 3 4 5, 1 मिनट, यहाँ पर शायद आपका ये पाँचवे का मिस्टेक हो चुकी है। पाँचवे का आंसर जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। मुर्दों का टीला जो है मोहनजोदड़ो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर 6 पर। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था, तो 6 का आंसर आपका जाएगा ए, गेहूँ और जौ, ठीक है। मुख्य भोजन था उनका गेहूँ और जो। चलिए 7 पर चलते हैं आपके प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? देखना है इसमें किस पशु से अनभिज्ञ थे वो। तो देखिए, बैल, ऊंट, घोड़ा या फिर सूअर से किस पशु से अनभिज्ञ थे? तो वो जो थे घोड़े से अनभिज्ञ थे, बाकी सब उनको पता था कि ये बैल है, ये ऊँट है, ये सूअर है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर? तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली स्लाइड का। अगली स्लाइड पर हम आ चुके हैं, प्रश्न आपके बन चुके हैं। ये भी शायद आपकी रिपीट हो चुकी है, क्योंकि ये प्रश्न अभी हमने किए थे, अभी करके आए हैं। चलो ये वाली रिपीट हो रही है आपकी स्लाइड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। थोड़ा पैटर्न यहाँ पर भी चेंज हुआ है आपका, देख लीजिए। अब आते हैं वेदों की संख्या। अभी मैंने आपको बताई 4 होता है। वेदों में प्राचीनतम वेद है, आप बताइए इसमें क्या आएगा। ये सारा यहाँ पर है, लेकिन आंसर मैं नहीं दिखाना चाह रही थी। उपनिषद में दर्शन तथा गंभीर चिंतन है आध्यात्म का। और वेदांगों की संख्या अभी अभी आपको बताई गई थी कितनी है, ठीक है। वहाँ तो पुराणों की बताई थी, वेदांग हैं आपके 6, ठीक है। यहाँ पर 6 वेदांग दिखाए गए हैं, पुराण आपके 18 हैं और वेद कितने हैं? 4। तीनों की संख्या याद रखना, एग्जाम में तीनों में से एक का प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है सत्य असत्य। क्यों लेकर आए हम? क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न तैयार होंगे एमसीक्यू बेस। ऐसा पैटर्न तो नहीं आएगा आपका, लेकिन प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आप देखिए, वेदांगों की संख्या प्रश्न हमारा एमसीक्यू में नहीं बनाना, यहाँ बन गया आकर। तो 6 वेदांग आपको पता चल गए कितने होते हैं, ठीक है। और उपनिषद में दर्शन में तथा क्या गंभीर चिंतन है, ये भी आपको प्राचीनतम वेद पता चल गया। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पता चल गया। ऐसे ही सत्य असत्य में आपको जो सत्य होगा वो आपको पता चल जाएगी। ये भी आपका एमसीक्यू में बन सकता है। वेदों की गणना विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ में रूप में की जाती है, सत्य है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ब्रह्म शब्द का अर्थ है
क्या यज्ञ? तो ये भी सत्य है। तो ये आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता है यज्ञ है, तो आप सही तभी तो कर पाओगे। सूत्र साहित्य के 4 भाग हैं, ये असत्य है। अब आपको बताना है कि सूत्र साहित्य के कितने भाग हैं। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत आते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, अब मुझे आप सूत्र साहित्य के 4 भाग हैं उनके नाम भी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पर आ गए हम। अगली स्लाइड है, ये रिपीट कैसे हो रही हैं स्लाइड सारी? ये भी हो चुका आपका, ये भी अभी अभी मैंने करा दिया। हाँ, ये नहीं आई है आपके लिए स्लाइड। ठीक है, इसमें देखते हैं। ये है ईस्वी में सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ था तो 1921 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का क्षेत्र लगभग कितना है? कितना है? 1 वर्ग मील। ठीक है, 1 वर्ग मील है, इसको याद रखिए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम में। सिंधु लिपि के लगभग चिन्ह ज्ञात हैं कितने? 400। याद रखिए इसको भी। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के कहाँ है? सिंध राज्य में स्थित है। चारों ही प्रश्न एमसीक्यू में आपके बन सकते हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। फिर है सत्य असत्य बताना है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से अमरीके पाए गए हैं। देखते हैं आगे और कौन कौन से हैं इसमें, आगे देख लीजिए यहाँ पर। पहला आपका सत्य है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से कालीबंगा में पाए जाते हैं। बिल्कुल अभी अभी आपने ये जस्ट पढ़ा है, तो देख ले बनाना एमसीक्यू यहाँ से। तो मैं इसलिए ये वाले प्रश्न लेकर आई हूँ कि यहाँ से एमसीक्यू निकलेंगे आपके। जो एमसीक्यू में नहीं आए वो यहाँ पर प्रश्न आपके बन चुके हैं, तो ये भी सत्य है। कोट दीजी पश्चिमी पंजाब के खैरपुर ज़िले में है, ये भी सत्य है। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, चलिए बताते हैं आपको। इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि कोट दीजी पश्चिमी पंजाब के खैरपुर ज़िले में, तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि कोट दीजी पश्चिमी पंजाब के कौन से ज़िले में है। अगर आपको पता है तभी तो आप कर पाओगे एमसीक्यू में जाकर। ठीक है, तो याद कीजिए इनको। चलिए अब आते हैं, जोड़ा मिलाना है। यहाँ पर ये जगह के नाम है और ये प्रदेश का नाम है, इसको यहाँ पर ये आंसर की है, इसको मिलाइए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि देशलपुर आपसे पूछा जा सकता है, तो कहाँ है? जम्मू में। आवलखेड़ी कहाँ है? ये बताया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न, है ना। चलिए इस प्रकार से आपके ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। स्लाइड। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करिए लाइक एंड शेयर। और जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करके जाइए और जो लाल बटन नीचे दिया गया है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर दबा कर जाइए। और हिंदी मिरर के साथ बने रहिए, ऐसे ही हिस्ट्री की तैयारी अपनी हिंदी मिरर से करते रहिए और आपका 12 तक बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चाहे आपके पास बुक नहीं है, चाहे अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, इन 5-6 दिनों में मैं इतने अच्छे से तैयारी करा दूँगी कि आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। चलिए करिए लाइक एंड शेयर और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।